हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 17 मई 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं। पहला समाचार है कि पीओके या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर में हाल ही में अशांति देखी जा रही है और उस अशांति को लेकर एक इंटरव्यू में कुछ लोगों ने भारत के विदेश मंत्री से भी पूछा था और भारत के गृह मंत्री से भी पूछा था और विदेश मंत्री और गृह मंत्री दोनों का वही जवाब है कि इस अशांति की वजह से पीओके हमारा नहीं होगा। पीओके हमारा है, हमारे संसद का प्रस्ताव है और वह जिस प्रक्रिया से जो चल रही है उसी प्रक्रिया से उसे हासिल किया जाएगा। ये भारत सरकार का मत है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि अशांति क्यों है, उसकी क्या प्रक्रिया हुई है, आदि आदि आदि। ठीक है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक जजमेंट दिया है संपत्ति के अधिकार को लेके। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, फिर धीरे धीरे उसको कम किया गया। बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार में उसे मूल अधिकार से हटा के संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 301 कैपिटल ए। और उसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है अधिग्रहण अगर किसी की संपत्ति लेता है तो वो एक कानून के द्वारा ही लेगा। उसी का व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या करते हुए संपत्ति के अधिकार में 7 प्रक्रियाएं बताई हैं कि ये 7 प्रक्रियाएं उस संपत्ति के अधिकार का क्या है, हिस्सा है, अंग है। इन 7 प्रक्रियाओं के द्वारा ही राज्य किसी का संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। कानून में कानून का होना ही नहीं है, साथ ही में एक प्रक्रिया का भी होना उसमें शामिल होता है, न्यायपूर्ण प्रक्रिया का भी शामिल होता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार अभी भी संवैधानिक अधिकार है और मानवाधिकारों में भी इसे माना जाता है। तीसरा जो समाचार है वो है डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल गिरफ्तारी। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। इसको हम समझने के मामला समझेंगे कि क्या मामला है, क्या होता है डिजिटल गिरफ्तारी और इसको लेकर गृह मंत्रालय ने क्या प्रक्रिया या क्या कार्रवाई की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले पाक अधिकृत कश्मीर में ये 10 मई की बात है। 10 मई से लेकर 13 मई के बीच में पाकिस्तान के हमारी जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान द्वारा कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर या पीओके कहते हैं, उसमें अशांति देखी गई, उसमें हिंसा देखा गया। उस हिंसा में के जवाबी कार्रवाई में बल प्रयोग किया गया, जिसमें से 4 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और वहाँ पे स्थिति काफ़ी कह सकते हो मुश्किल है और कई लोगों द्वारा तो पुनः भारत में मिलने की बात भी की जा रही है, भारत जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि मामला क्या है या क्या है। तो देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में घातक हिंसा देखी जा रही है, जिसमें किसको लेकर मामला हो रहा है, गेहूं के आटे को लेकर हो रहा है, ईंधन को लेकर हो रहा है, बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर झड़पों से इसको लेकर शुरू हुआ। कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये जो हिंसा हुई है उसमें क्या हुआ है कि 10 मई को जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, एक वहाँ की एक कमेटी है जो एक्टिविस्ट लोगों की है, जो पीओके के लोगों को जो है वो करने की कोशिश करते हैं, उनके नेताओं को रात भर की गिरफ्तारी के बाद 11 मई को मुजफ्फराबाद तक, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ तक जो है बड़े पैमाने पे लंबा मार्च की उनकी योजना थी, उसको दबाने की कोशिश की गई, जिसके विरुद्ध में यह हिंसा आगे बढ़ी है। ठीक है, इस हालात जो बिगड़े हैं वहाँ के, यानी वो तो चलो 10 को 11 को हिंसा हुई ही थी, इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने कुछ घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद जब फिर विरोध होना, मतलब जो है वहाँ की जो पाकिस्तान रेंजर्स थे वो उस प्रदेश के बाहर से आए हुए थे, जब वो जाने लगे थे तो उन पे भी हिंसा और झड़पें हुई थी, जिसमें फिर ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। तो ये देखते हैं कि पाकिस्तान की कार्रवाई क्या रही है। तो जैसे ही हालात बिगड़े वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 13 मई को $86.25 मिलियन का एक सब्सिडी कार्यक्रम घोषित किया, जो पीओके के लिए वहाँ पे खासतौर से आटे चावल के दाम हैं या बिजली की कमी है, इस सब चीज़ों को कम करने के लिए किया गया। साथ ही में वहाँ के वित्त मंत्री ने कहा, वित्त मंत्री
पीओके के कि अब्दुल माजिद खान ने कहा कि सरकार ने एक्शन कमेटी की सभी मांगें मांग ली। जो JJAC एक्शन कमेटी थी उसकी सभी मांगें मांग ली थी, जिसके बाद एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन पैनल समझौते से हट गया और नई मांगों के आधार पर विरोध की घोषणा फिर की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अधिकतम संयम बरता है और बातचीत के लिए तैयार है। ये जो दोबारा हिंसा हुई थी उस पर ये कह रहे हैं, और इसको लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पीओके के प्रधानमंत्री ये भी मज़ेदार मजाक करते हैं पाकिस्तान वाले, वहाँ को पीओके की जो है ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, बाद में उसे दो पार्ट में करके एक आज़ाद कश्मीर है जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और एक गिलगित बाल्टिस्तान है। तो जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे प्रधानमंत्री का पद वो बनाते हैं। ठीक है, कहने को वो प्रधानमंत्री है, लेकिन देखिए ये खुद ही बता रहे हैं कि वो कितना बड़ा पावर है कि एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पीओके के प्रधानमंत्री को क्या कह रहा है कि कार्रवाई समिति करो, समिति के नेताओं के साथ कार्रवाई करो, निर्देश दे रहा है और कह रहा है कानून अपने हाथ में लेने का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को निर्देश देता है, ये सिर्फ मजाक है। सच बताएं तो वहाँ की जो पीओके का जो प्रधानमंत्री है उसकी स्थिति पाकिस्तान के और प्रांतों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी बराबर नहीं है। भारत के तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो कहा है, और साथ ही में प्रदर्शन को दबाने के लिए खिलाफ क्षेत्र में रैलियां और विरोध प्रदर्शन पर रोक है। ACC नेतृत्व ने भी कहा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना की कानूनी रूप से जांच कर रहा है कि मामला आगे न बढ़े। हम ये सारी चीज़ें तो चलो उनकी प्रतिक्रिया है, इनका ये विरोध प्रदर्शन के पीछे, हालात बिगड़ने के पीछे कारण क्या है? देखिए वहाँ पे हालात बिगड़ने के पीछे जो कारण है वो है बढ़ती महंगाई। आटे को देख लीजिए, गेहूं के आटे को लेकर हो रहा है, बिजली को लेकर हो रहा है, अब बिजली के बिलों को कटौती को हो रहा है, और साथ ही में इस्लामाबाद पर यानी पाकिस्तान पे गंभीर भेदभाव का आरोप वहाँ पे लगता है। ये बात वहाँ के कार्यकर्ता या जो समिति JACC कमेटी ही वाले ये नहीं कर रहे हैं, ये आरोप पीओके के सीनेट यानी वहाँ के सदन में जो पीओके के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भी लगाया गया था कि पीओके में 2600 मेगावाट की जल विद्युत बनती है और पूरे पीओके के लिए देखा जाए तो 350 मेगावाट की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा का बिजली पाकिस्तान यूज कर रहा है, तो उससे जो नेट लाभ होना चाहिए वो तो छोड़ दीजिए। जो वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ वित्त आयोग है, वहाँ भी वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग के तहत जो उसका हिस्सा है पीओके का पूरे फेडरल बजट का यानी संघीय बजट का 3.64% वह भी नहीं मिल रहा है। ऐसा आरोप पीओके के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही सरकार पर संघीय और प्रांतीय कर्मचारियों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के उनके अनुरोध को भी स्वीकार नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि हर तरह का भेदभाव पीओके के अगर देखा जाए, जिसे वो अपना आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसके लोगों के साथ हो रहा है। जो ये JAC के जो अध्यक्ष हैं कोई चौधरी जी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान के संविधान के तहत तो पीओके पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, वो सिर्फ कुछ चीज़ों से लेकर उसको गवर्न होता है। ठीक है, हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, जरा सा देखते हैं पीओके के बारे में। तो देखिए पीओके ये रहा, मैप देख लीजिए, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, इसमें से जो थोड़ा सा ये रेड है ना, ये वाला जो है, ये तो अपना वो आ गया सियाचिन, ये सस्काम घाटी है, ये भी उसी का हिस्सा है, और यहाँ से पूरा ग्रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर ये सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसमें से कुछ हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का हो और इधर आपका आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जिसे हमारे लिए तो सब जम्मू कश्मीर पूरा ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही है। इसका देखा जाए तो एक तो ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि 47 के बाद आज़ाद हुआ था, तो ये पूरा जम्मू कश्मीर के जो रियासत थे उन्होंने इसे भारत को सौंपा था। लेकिन उसी दौरान जो है पाकिस्तानी सेना कबायलियों के भेष में हमला करती है और इस पूरे हिस्से को कब्जा कर लेती है। हालांकि भारतीय फोर्स जब दबाव बनाना शुरू करती है, वो वापस ले जाना चाहती है, तो उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएनओ में, और यूएनओ ने वहाँ पे कार्रवाई करते हुए युद्ध विराम लागू कर दिया कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे रह जाए। और इसके बाद ये जो हमारी सीमा ऐसी थी, यहाँ पे थी, वहीं पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दोनों देशों की सेनाएं इकट्ठा हो गई हैं।
और देखा जाए तो अगर 47 और उसके पहले जो बंटवारे का था कि जो भी रियासतें जिसमें जा सकती हैं, आज भी ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। यूएनओ में मामला है और भारत का कहना, जैसे ये पूछा गया कि ये जो आंदोलन है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं जैसे पाकिस्तान की सरकार के पीओके में भारत ये सब कह रहा है, लेकिन विदेश मंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री ने भी कहा है और सदन में भी इस तरह का प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और जब जी हमारा अभिन्न हिस्सा है हम उस पर, इसीलिए हमारे इस नक्शे में हम जब भी नक्शा बनाते हैं इसमें ये बना रहता है। और इसकी स्ट्रेटेजिक महत्व, खासतौर से गिलगित बाल्टिस्तान का जो ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, इससे हम यहाँ से पाक चीन पे भी नज़र रख सकते हैं, पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकते हैं और यहाँ से हम अफगानिस्तान होके पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक भी जुड़ाव रख सकते हैं। इसलिए गिलगित बाल्टिस्तान और पूरा पीओके हमारे लिए न केवल स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक रूप से महत्व है, बल्कि वो हमारा अभिन्न अंग है। ये बात हमारी संसद ने भी एक प्रस्ताव पारित करके ये साबित कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए जो उसमें जहाँ पे होता है वहाँ पे नज़रें रखी हुई हैं। अगला देखते हैं, उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट का एक आर्डर था, उसके खिलाफ आया हुआ था, जिसमें वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति ली थी, उसको लेकर जो है मामला यहाँ पे आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अनिवार्य अधिग्रहण कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार वो किया जा सकता है, लेकिन अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कुछ उसमें प्रक्रियागत अधिकार है। 7 प्रक्रियागत अधिकार को बताया जो संपत्ति के हमारे संवैधानिक अधिकार का अभिन्न अंग है। तो इस समाचार के जरिए हमने अभी तक जो संपत्ति का अधिकार पढ़ा था, उसके अब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके उसमें 7 उसके अभिन्न अंग मान लिए हैं। उनको आके हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं मामला क्या है या चर्चा में क्यों है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को निजी संपत्ति के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य कैसा होना चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए, पब्लिक, ये बात भी उस प्रक्रिया में शामिल है। राज्य किसी ऐसे ही लेके नहीं किया जा सकता, राज्य को ये बताना पड़ेगा जो अधिग्रहण हो रहा है, कंपलसरी जो अटैचमेंट, वह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। फिर भी यानी अनिवार्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी जब चाहे राज्य किसी की संपत्ति यूं ही नहीं ले सकता है, आपको पहले उसको लेकर कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है, उसको पालन करना पड़ेगा, तभी राज्य किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति ले सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है 300A, उसमें कुछ व्याख्या करके राज्य पर प्रक्रियागत व्यवस्था को अपनाने का क्या दिया है, आदेश दिया है। उसके आधार पर राज्य किसी की संपत्ति ले सकती है, अन्यथा नहीं। देखिए, कहा गया है कि निजी संपत्ति के मालिकों को मुआवजे के अनुदान के बाद अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अनिवार्य अधिग्रहण संवैधानिक नहीं होगा। यानी जो प्रोसेस बताया गया है, अगर उस प्रोसेस के बगैर राज्य किसी की संपत्ति लेता है तो वह असंवैधानिक हो जाएगा। यानी कोर्ट में आके आप उस पूरे अधिग्रहण को ही क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। इससे निश्चित रूप से राज्य के किसी की संपत्ति के अधिग्रहण करने के मनमानीपन पे जो है रोक लगेगा। हालांकि देखिए, एक मामला अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो दूसरा है, वो चल रहा है 39B का, कि राज्य की जो पब्लिक गुड है उसमें निजी पब्लिक गुड के में जो है या पब्लिक रिसोर्सेज में क्या निजी संपत्ति भी शामिल है, वो दूसरा मामला है। यहाँ मामला ये है कि राज्य अगर पब्लिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति लेता है, तो अभी जो है आर्टिकल 300A कहता है कि कानून के द्वारा राज्य किसी के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति का संपत्ति ले सकता है, बदले में उसका जो मुआवजा होगा आदि, यानी कानून में वो कहा गया है। तो भूमि अधिग्रहण एक्ट लाया गया है जिसमें व्यवस्था है, उसके पहले भी व्यवस्था की गई थी, उसी के तहत राज्य अधिग्रहण करता है। अब कोर्ट ने उस कानून तो छोड़िए, जो संविधान का अनुच्छेद है उसी में 7 प्रक्रियाएं फॉलो कर दी। अगर किसी कानून में हो या न हो, उसका पालन करना होगा। क्योंकि देखिए, जो व्यवस्था है संवैधानिक या राज व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
हमेशा सामान्य लॉ के ऊपर होगा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के विधान होंगे उसके अनुसार ही कोई कानून बनना चाहिए। ठीक है, अब अगर कोई कानून राज्य ने बनाया है और किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता होगा तो वो अपने आप असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए उसमें जो ये 7 प्रक्रियाएं जोड़ दी गई है, इसको अब राज्य के अपने कानून में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, नहीं भी करना पड़ेगा तो इसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कोर्ट के जरिए उसे क्या करवा देंगे, नल एंड वाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है, यहाँ तक कि इसकी व्याख्या एक मानव अधिकार या ह्यूमन राइट के रूप में भी कहा जाता है। ये सिर्फ संवैधानिक अधिकार नहीं है, मानव अधिकार के रूप में भी इसे मान्यता मिली हुई है। ऐसे में आप इसे यूं ही नहीं छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देखिए, हालांकि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया, पहले फंडामेंटल राइट था उसे हटा दिया गया और उसके जगह अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, यानी हटा के उसको खत्म नहीं कर दिया गया, उसको ले जाके एक संवैधानिक अधिकार के रूप में 300A जोड़ा गया, जो कहता है कि बशर्ते कानून के अधिकार के अलावा किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कानूनी तरीके से ही वंचित किया जा सकता है किसी के संपत्ति से, उससे अलग नहीं। इसी जो कानून का अधिकार है ना, इसी की व्याख्या में वो 7 प्रोसीजर व्याख्या की है कि इसकी व्याख्या कोर्ट ने की है। देखिए क्यों की है, तो उसको बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार, यहाँ तक कि स्वतंत्रता का इतिहास भी बताता है कि कानून की अनिवार्य प्रक्रियाओं और उसके नुक्से होते हैं, यानी कोई भी कानून है उसके प्रक्रिया होती है, यूं ही नहीं कि सिर्फ कानून है आप कर लेंगे, आप एक प्रोस्क्राइब्ड प्रोसेस होता है जिसके तहत कोई काम किया जाता है। और अनुच्छेद 301 में भी प्रक्रिया कानून के अधिकार का अभिन्न अंग है, प्रोसेस कानून के अधिकार का अभिन्न अंग है, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। और कानून का अधिकार केवल राज्य में निहित प्रतिष्ठित संप्रभु की शक्ति के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि जो वो कहेंगे वो हम मान लेंगे, उसमें प्रोसेस भी होना चाहिए कि इस प्रोसेस से आपको करना पड़ेगा। और उसी प्रोसेस को देखिए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 301 में जो कानून का अधिकार है उसकी आवश्यकता केवल एक कानून की उपस्थिति से समाप्त नहीं होती है, राज्य को किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने का अधिकार ये नहीं हो जाएगा कि दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को ये बरकरार रखा है और जिसमें कोलकाता निगम द्वारा किसी के भूमि अधिग्रहण के बचाव के खिलाफ जो है अपील यहाँ पे दायर की गई थी। जो मेन है कि संपत्ति प्राधिकार के 7 बुनियादी प्रक्रियात्मक अधिकार हैं, यानी अब संपत्ति के, अब देखो नया 7 तो अब भी याद कर लो, संपत्ति के अधिकार में 7 बुनियादी प्रोसेस हैं, प्रक्रियात्मक अधिकार हैं, जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद इसका अभिन्न अंग हो गया। आर्टिकल 301 का क्या है, नोटिस प्राप्त करने का अधिकार, अगर मेरी संपत्ति राज्य ले रही है तो मुझे नोटिस दिया जाएगा और मेरा अधिकार है, तो ये राज्य का कर्तव्य है। देखिए नोटिस प्राप्त करने का अधिकार या व्यक्ति को यह सूचित करने का राज्य का कर्तव्य है कि वह उसकी संपत्ति अर्जित करना चाहता है। राज्य मेरी संपत्ति अर्जित करना चाहता है तो मुझे नोटिस देगा, यूं ही नहीं ले लेगा। दूसरा है अधिग्रहण पर आपत्तियों को सुनने के लिए नागरिकों का अधिकार, यानी ये राज्य का कर्तव्य है कि अगर हमें नोटिस दिया है तो उस नोटिस पे जो हमारी आपत्ति हो वह भी सुने कि क्यों हमारी प्रॉब्लम है, उसको राज्य को सुनना पड़ेगा। तीसरा है तर्क संगत निर्णय लेने का नागरिक का अधिकार या संपत्ति अर्जित करने के अपने निर्णय के बारे में व्यक्ति को सूचित करने का राज्य का कर्तव्य है कि भाई वो उसके बाद अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आप राज्य व्यक्ति को बताएंगे कि आपकी संपत्ति अर्जित की जा रही है या अधिग्रहित की जा रही है। यह प्रदर्शित करना राज्य का कर्तव्य है कि अधिग्रहण विशेष रूप से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है। अब ये आपको राज्य को ये दिखाना भी पड़ेगा कि आप जो अधिग्रहण कर रहे हैं वह पब्लिक पर्पज या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही है। साथ ही में नागरिक के उचित मुआवजे का अधिकार है, यानी नागरिक को आप बगैर उचित मुआवजा दिए इसे ले नहीं सकते हैं कि कोई भी कानून बना दो और कुछ भी। अब उचित मुआवजा में फिर देखा जाएगा, कानून के तहत तय किया जाता है।
छठा है अधिग्रहण की प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक और निर्धारित समय सीमा के भीतर संचालित करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी जो समय है उसके साथ ही ये नहीं कि आज नोटिस दे दिया और 10 साल बाद अधिग्रहित करें और उसकी संपत्ति का मुआवजा पिछले 10 सालों में। कई ऐसे केस आए हैं, 20 साल पहले के केस आए हैं अधिग्रहण करने के, राज्य ने ले लिया है, उसको कुछ दिया भी नहीं है, मामला चलते चलते आ रहा है। ऐसे बहुत से हाई कोर्ट में केस संपत्ति के अधिग्रहण को लेकर हुए हैं। अंत में नियतार्थ की ओर ले जाने वाली कार्यवाहियों का समापन या निष्कर्ष का अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको पता चले कि उसका अधिग्रहण हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसमें कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया की परिणति मुआवजे के भुगतान में नहीं बल्कि भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा लेने में है। यानी जब तक भूमि का वास्तविक कब्जा राज्य नहीं ले लेता है तब तक वो अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाएगी। सिर्फ आप मुआवजा देने से अधिग्रहण नहीं हो जाता। ये सारी प्रक्रियाओं को राज्य को, अब जो भी राज्य है उसको अगर किसी अनिवार्य अधिग्रहण किया जा रहा है किसी व्यक्ति का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, निजी व्यक्ति का, तो उसमें इन 7 प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यानी इसके तहत राज्य ने संपत्ति के अधिकार को जोड़कर कुछ प्रक्रियाएं जोड़ी हैं ताकि रूल्स ऑफ द लॉ या कानून के शासन को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि कानून के शासन में ही ये कहा जाता है कि अधिकारों में या जो भी कोई कानून हो उसमें प्रक्रिया भी शामिल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल गिरफ्तारी, कुछ दिन पहले याद होगा कि हमने आपको साइबर अपहरण पढ़ाया था, साइबर किडनैपिंग। ये है डिजिटल गिरफ्तारी या अरेस्ट। देखा जाए तो मामला लगभग वैसे ही है, करते दोनों साइबर फ्रॉड्स यानी जो साइबर क्राइम करने वाले हैं दोनों ही साइबर क्राइम है। यहाँ अरेस्ट और गिरफ्तारी से ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाता है, नहीं। ये प्रिटेंड कराया जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, किसके द्वारा, धोखेबाजों द्वारा, साइबर अपराधियों द्वारा, कि आपको ये आभास कराया जाता है कि झूठ मूठ का फोन के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा, स्काइप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि आपने कोई अपराध किया है। और यह आभास कौन कराएगा, जो दिखाई देगा, किसके रूप में अपने को दिखाने की कोशिश करेगा, अपने को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में, अपने को सीबीआई कहेगा, अपने को पुलिस कहेगा, अपने को नारकोटिक्स कहेगा, अपने को ईडी कहेगा, आज उसी का ज़्यादा डर है, अपने को आरबीआई अधिकारी कहेगा, या कुछ भी ऐसा बता के आपको मुगालते में या धोखे में रख के, दबाव में रख के, और फिर आपको कहेगा कि आप साइबरी आप जो है अरेस्ट हैं, और उसका आप जब तक इसको सुलह नहीं करेंगे या पैसा नहीं दे देंगे तब तक वो आप उससे बरी नहीं हैं। इसमें देखा जाए और साइबर अपहरण में देखा जाए तो उसमें वो अपराधी के रूप में आपको धमकाता है कि आपके नियर डियर को हमने कब्जा कर लिया है। इसमें वो पुलिस एजेंसी या प्रवर्तन एजेंसी के रूप में आपको डर दिखा के आपसे पैसा वसूलता है। उद्देश्य है आपके साथ साइबर रूप से धोखाधड़ी करना। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या है मामला। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती प्रवृत्ति में वृद्धि के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभागों को अलर्ट जारी किया है और कहा है कि यह एक नई साइबर अपराध रणनीति है जिसमें कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करके, अब किसका, पुलिस का, जैसे कभी किसी मूवी में बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नहीं होते वो सब नकली पुलिस बन के जो है लोगों को लूटते हैं, तो उसी तरह से ये नकली इन्फोर्समेंट यानी पुलिस बन जाएंगे, कोई सीबीआई बन जाएगा ऑनलाइन तरीके से। उसमें होता क्या है, जैसे देखिए करके ठग पीड़ितों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की हेरफेर करते हैं। और साइबर अपराधियों द्वारा इसमें डिजिटल गिरफ्तारी की बढ़ती रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने ऑनलाइन धमकी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1000 से अधिक स्काइप आईडी को बंद करवाया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके। जरा सा समझते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। तो इसमें देखिए ये एक तरह से साइबर अपराध होता है जिसमें साइबर अपराधी भोले भाले लोगों को फ़ोन कॉल या उनके जैसे स्काइप हुआ या अन्य इस तरह के माध्यमों से कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद उन्हें बताते हैं, जैसे क्या बताएंगे कि मैं भाई ईडी में हूँ, आपका कोई कुरियर यहाँ पे है उसमें, या नारकोटिक्स में हूँ उसमें इतना ड्रग्स मिला है, या
कुछ ऐसी चीज़ मिला है। अब सोचो यार कि आदमी जो सामान्य व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसके लिए तो चलो ठीक है यार कि वो उसका क्या है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो इन सब जिस पुलिस, कई बार देखिए हम आपको बताएं, कोई पुलिस वाला ऑफेंस नहीं होगा, अगर कई लोगों के यहाँ पुलिस का कोई दोस्त भी पहुंच जाता है और अगल बगल वाले मिल के और चला जाए, पूछ के चला जाए, उसका मिलना हो, उसका संबंधी हो, तब भी अगल बगल वाले चौकन्ने हो जाते हैं कि क्या कोई गड़बड़ है क्या। ये ज़्यादातर भारत के लोग का मानसिकता है कि वो थोड़ा सा बचते हैं, वो उन पर ये लगता है कि आरोप न लगे। और उसमें से कोई फ़ोन करके कहे कि आपके जो है बेटे के कुरियर में इतना ड्रग्स मिला है, या आपके कुरियर में इतना ड्रग्स मिला है और आप इसको हटा नहीं सकते हैं, आपकी फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें करके जो किया जाता है वो है साइबर गिरफ्तारी। इसमें हो सकता है कि सामने वाला अपने यहाँ ऐसा सेटअप स्टूडियो दिखाए कि पुलिस है, कुछ लोग हवालात में पिटाई हो रही है उनकी, या उसको दिखेगा कि जहाँ से वीडियो कॉल करके दिखाएंगे लगेगा कि हाँ, आपको भी लगेगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल ये पुलिस ईडी वाले ही हैं, सीबीआई वाले ही हैं, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही है, नारकोटिक्स वाले ही हैं, और आप डर के वो हो न हो, आप सोचेंगे पता नहीं यार मेरे नाम से एड्रेस, वो सारा चीज़ बताएंगे, लगेगा कि यार बिल्कुल हम ही तो नहीं हैं, या हो सकता है किसी और ने कर दिया हो। कहेंगे कि अच्छा ठीक है, करना चाहते हो तो ठीक है, हम इस पे जो है सुलह कर लेंगे, लेकिन इतना पैसा लगेगा। और जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक स्काइप से हट नहीं सकते हो, या अन्य सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म पे रहते हो या वीडियो कॉल रहते हो उससे हट नहीं सकते हो, नहीं तो तुम्हारा सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। ये पूरी उनकी प्रोसेस होती है। फ़ोन पे भी करते हैं, अब ज़रा थोड़ा सा और बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा साइबर या जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करके वो आपके नियर डियर के आवाज़ में भी आपसे जो है कहवाते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कुल मिला के ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं, आप में वो गिल्ट या डर पैदा करते हैं कि आप उनकी बातों को मान के उनको पैसा दे दें। और जो पैसा भी वो लेते हैं या जिस इस प्रक्रिया में जो चीज़ें अपनाते हैं वो सिम नकली होता है, आईडी कार्ड किसी का जो है आईडी जो है बनाया जाता है वो नकली होता है, और जो पैसा भी लेते हैं वो म्यूल अकाउंट होता है, यानी एक तरह से कहा जाए खच्चर अकाउंट, ऐसे लोगों को जिनको पता नहीं रहता है कि उनको खुद ही धोखाधड़ी का शिकार हुआ होता है उनके अकाउंट में, फिर उनके अकाउंट से पैसा कहीं और चल जाता है, और साइबर जो अगर जांच करने एजेंसियां जाती हैं तो उस व्यक्ति को जो बेचारा बेगुनाह होता है उसकी जांच की जाती है। तो ये एक प्रवृत्ति है जिसको लेकर चल रहा है, और इसमें देखिए डिजिटल गिरफ्तारी के रूप में उनकी मांगें पूरी होने तक पीड़ितों को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्मों पर दिखाई देने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए इसको साइबर गिरफ्तारी कहा जाता है। अभी जैसे बताया कि इसी तरह का होता है साइबर किडनैपिंग। ठीक है, साइबर किडनैपिंग में क्या होता है कि जो अपराधी फ़ोन करता है और वो कहता है कि आप किसी, जैसे हमें फ़ोन किया और हमसे कहा कि आप अपने आप को कहीं ले जाके छुपा दो, हाथ पांव बांध लो, नहीं तो तुम्हारे किसी नियर और डियर को हम कुछ धमकी देता है। खासतौर से ये अमेरिका में बहुत देखा गया, FBI ने जांच में देखा, और फिर हमारे नियर और डियर को फ़ोन करके ये तस्वीरें भेज के दिखाएगा कि देखो हमने उनको किडनैप कर लिया है, हमें इतना पैसा दो तो छोड़ो। ये होता है साइबर किडनैपिंग। हमारे नियर डियर पैसा देते हैं तो वो कुछ होता ही नहीं है। ये देखो इसमें क्या होता है कि धोखेबाज प्रवर्तन एजेंसियों के भेष में आपको झूठे किसी डर का दिखा के आपसे पैसा वसूलता है। इसको लेकर क्या प्रक्रिया है केंद्र सरकार की, तो देखिए सरकार ने खुफिया एजेंसी जो निष्कर्ष निकाला कि ये घटनाएं जो सीमा पार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे एक संगठित ऑनलाइन आपराधिक रैकेट का एक हिस्सा है। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि भारत के कई सारे लोग, कम से कम 5000 लोग तो कंबोडिया में हैं, जो यहाँ से किस लिए गए थे, उनको नौकरी का झांसा देके वहाँ पे साइबर गुलाम बना के भारत के ही लोगों को ठगी की जा रही है। और उम्मीद है कि ऐसे 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ठगी भारत में की गई है, और ऐसे लाखों लोग इन देशों में साइबर गुलामी का काम कर रहे हैं। ठीक है,
और गृह मंत्रालय का कहना है कि साइबर अपराधी पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए उनके प्रियजनों और परिवार के सदस्यों की आवाज़ की नकल करके उन्हें डराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। डरा देंगे कि भाई आपका कोई अपना जो है वहाँ बंद है, उसको फंसा हुआ है, अब वो डरे आवाज़ में कहेगा। तो कई तरीके से कुल मिला के आपको, आपके परिजन को किसी भी तरीके से करके वो आपको क्या करते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर भारत सरकार की गृह मंत्रालय में कार्यरत एक संस्था है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, I4C, 4C है वो, CCCC, ठीक है। इसका जो उद्देश्य, ये क्या करती है, देश भर में साइबर अपराध की प्रक्रिया पर समन्वय करता है। इसने माइक्रोसॉफ्ट के मिलकर इस तरह की जुड़ी गतिविधियों में 1000 स्काइप आईडी को ब्लॉक किया है। साथ ही में इसने साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस, म्यूल खातों को ब्लॉक करने के लिए भी ये काम कर रही है। गृह मंत्रालय इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर चुका है। किसे? अन्य मंत्रालयों को, आरबीआई को, अन्य संगठनों को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, राज्यों के पुलिस को इस तरह से कर चुका है कि वो इस तरह के इनपुट और तकनीकी सहायता पर करें और इन पर ध्यान दें। आईसीसी ने जागरूकता बढ़ाने के लिए भी एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त अपनाया है और एक एक्स, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट आदि हैंडल भी जारी करके उन पे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप जैसे साइबर दोस्त पे जा सकते हैं, और वीडियो दिखा के भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस तरह के क्या है। देखिए, साइबर अपराधी कर क्या रहे हैं, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। आपका डर दिखा के, आपको डरा के, आपको डर दिखा के आपके डर का वो फायदा ले रहे हैं। ऐसे में अगर आप इनकी चीज़ों को समझ जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, डर नहीं आएगा। और कोई ऐसा फ़ोन पहले तो उठाइए मत, अगर आ जाता है तो उसे काट दीजिए, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है, क्योंकि अभी देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने या दूरसंचार विभाग ने भी साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि फर्जी फ़ोन कॉल से बचें। इसमें नोट किया डीओटी ने कि धोखेबाज अक्सर पीड़ित के मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करने की धमकी देते हैं या दावा करते हैं कि नंबर का दुरुपयोग किसी अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है जिससे उन्हें जबरन वसूली का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि इस तरह से चीज़ें बचते रहें। साथ में +92 देखा जाए तो पाकिस्तान का नंबर है, +92 और इस तरह के नंबर बहुत आ रहे हैं। उससे आने वाले फ़ोन कॉल जो कि अधिकारियों के नाम पे आ रहे हैं उससे बचें, और इसकी कोई भी सूचना वही साइबर दोस्त और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कुछ फ़ोन नंबर्स भी जारी किए हैं, उन पर आप करें। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, आपने अगर कोई चीज़ गलत नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अगर कोई चीज़ गलत नहीं किया है तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधी सी बात है। आप अगर कोई फ़ोन कॉल आ जाए या इस तरह की कोई चीज़ आए, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं जाता हूँ, पुलिस से मैं खुद ही मिलता हूँ, अगर कोई बात होगी तो मैं उसको देखूंगा, ठीक है। तो ये अगर पुलिस होगा तो भी वो आपको क्या, पुलिस ही तो ले जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलत नहीं किया है, फिर क्यों डरने की बात है, ठीक है। और गलत कर दिया है तो फिर वो डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही रहता है कि उसने गलत किया है। तो अमूमन ये जो फ्रॉड हैं, ये अच्छा, ये इनको जानकारी कहाँ मिलती है? कुछ तो इधर उधर से मिल जाती है, कुछ हम अपने हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। आजकल खाना पीना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनसे मिलना उनसे मिलना, हर चीज़ तो हम अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि वो हमारे बारे में वो काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ले पा रहे हैं, जिसको आधार बना के उनको हमें धोखा देना बहुत अच्छा हो जाता है। पता चला कि हमारा कोई आदमी गया है विदेश, हम घूमने गए हैं विदेश, डाल दिए फेसबुक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे किसी अपने को वो फ़ोन करके हमारे परिवार में कह रहा है कि वो गए हैं वहाँ पे, ऐसे पकड़े गए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। अब आप चलो फंस गए। उनको लगा कि हाँ भाई गया है और ऐसा हो सकता है। उसमें अगर कोई, आप कह सकते हो कि उस तरह की चीज़ों का अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग कर दिया तो स्थिति और गड़बड़ हो जाती है। तो बेहतर ये है कि इस तरह की, जैसे ये पढ़ाने का तो उद्देश्य चलो है ही है, बेहतर ये चीज़ें है कि आप इस तरह के फ़ोन कॉल को जवाब ही न दीजिए, काट दो, ठीक है। पुलिस लाना है, चलो भैया हम ही चलते हैं पुलिस को, बात खत्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको पढ़िएगा, कोई प्रश्न रहे तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। इससे जुड़े हुए प्रश्न आप इसके PDF में मिल जाएगा, जो हम
हमेशा से देते हैं हैंड आउट के रूप में, और वो हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध होगा, जहाँ पे जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।